बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान, जिन्होंने कहा कि अदालत से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, तहरीक इंसाफ की नहीं। कराची में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों को हौसला देना दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि भारत और अमरीका ने हाथ मिला लिए, हदफ चीन और पाकिस्तान है। पैनमा से करप्शन के खात्मे का ताल्लुक नहीं, इसे अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि सियासी कशमकश से किसी और को खेलने का मौका मिलेगा, सियासतदानों को कुछ हासिल नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट को किसी कीमत पर फरीक नहीं बनाना चाहिए। फौज और कौम को एक पेज पर रहना चाहिए। फौजें कौम की पुश्त पनाही से लड़ती हैं, जो हुकूमत में होता है उसी को हदफ बनाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी पर उनके दौर में केसेस हुए, आज सब खत्म हो गया। हम अदालत से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, तहरीक इंसाफ की नहीं। इंडिया और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए हैं, तो जाहिर है कि बैनुल अक़वामी सतह पर चाइना उसका हदफ होगा, खित्ते के हवाले से पाकिस्तान उसका हदफ होगा। पाकिस्तान की सियासत तकसीम हो रही है, जिस तरह पूरी दुनिया में हमेशा एक नज़रियाती कशमकश रही, आज फिर एक कशमकश की तरफ हम जा रहे हैं। प्रो सीपैक कुव्वतें, एंटी सीपैक कुव्वतें, एक ग्रुप की लाबी, दूसरे ग्रुप की लाबी, इससे आपके मुल्क के आने वाले मुस्तक़बिल में सियासत तकसीम होगी। इस हवाले से हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हैं, बस हमारा यही मौक़िफ़ है। और पनामा जो है ये वही अदम इस्तेहकाम के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे करप्शन के खात्मे का कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारी नज़र में। और सहाफ़ियों के सवाल पर कि क्या सियासी और मजहबी इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाएगा, तो ओवैस नौरानी ने जवाबन कहा, नामुमकिन, ये बच्चों का नहीं बड़ों का इत्तेहाद है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। हम ये बड़ों का इत्तेहाद है, बच्चों का नहीं। फिलहाल वो जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, चिल्लड़, जो बचा कुचा, जैसे जब खाना की देख खत्म हो जाती है, नीचे वो जला हुआ कुरचन जो होती है, वो जमा कर लें, फिर उसके बाद उनका नजरिया निकले। जबकि वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पैनमा का अफसाना बाहर से बनाई गई स्पॉन्सर्ड साजिश है। पिटिशनर ने कौन सी करप्शन पकड़ ली? करप्शन का कौन सा ऐसा पैसा है जो वापस आना है? सिर्फ सियासतदानों की साख खराब हो गई। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जिस तरह आपस की लड़ाई शुरू हो गई है, लगता है हम सब की शिकस्त है। उन्होंने कहा कि कानून का फैसला मानना पड़ेगा, लेकिन ये सियासत का इख्तिताम नहीं। इख्तिताम तब होता है जब आप खुद पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। कानूनी और सियासी दोनों जंगें लड़ रहे हैं। हमारे मुखालिफिन इकट्ठे होकर बोलें और हम चुप रहें, ऐसा नहीं होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कानूनी महाज खड़ा कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने कहा है कि JIT की रिपोर्ट में 35 मुल्ज़िम हैं। गॉडफादर 2 के बारे में डिक्लेरेशन आ गया है। डिक्लेरेशन 2 में पंजाब के वज़ीर आला गॉडफादर नंबर 2 हैं। शहबाज शरीफ को नाअहल करने के लिए ये रेफरेंस काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताएं, सिंध में फराहमी और नकासी आब के कमीशन की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई, जहां सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड और सेक्रेटरी सेहत ने एक से बढ़कर एक इंकशाफ किया है। MD वाटर बोर्ड ने कमीशन को बताया कि एक MPA ने साइट के इलाके में गैर कानूनी कनेक्शन दिलवाया। जब वाटर बोर्ड की टीम कार्रवाई करने गई तो उसे अगवा कर लिया गया। वो मुतालिका MPA का नाम लिख कर देने को तैयार है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी बल्दियात ने एतराफ़ किया कि सिंध भर में नल का पानी पीने के काबिल नहीं। कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर SSP जिम्मेदार होगा। सिंध में फराहमी और निकासी आब से मुतालिक कमीशन की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद रमजान ने इंकशाफ किया कि सिंध भर में नल का पानी पीने के काबिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने की वजह सरकारी महकमों के निचले दर्जे की सियासत है। दूसरी तरफ MD वाटर बोर्ड हाशिम रजा जैदी ने अदालत से इस्तदा की कि बदमाशों को पुलिस और निचले अमले की मुबैना सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने कहा कि एक MPA ने कराची साइट के इलाके में गैर कानूनी कनेक्शन दिलवाया।
वाटर बोर्ड की टीम लाइन बंद करने गई तो उसे अगवा कर लिया गया। मुल्जिमान को पुलिस और निचले अमले की सरपरस्ती भी हासिल है। वो मुतलका एमपीए का नाम भी लिख कर देने को तैयार हैं। पुलिस को गैर कानूनी कनेक्शंस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि कराची में कहीं गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हुए तो इलाका एसएसपी जिम्मेदार होगा। कमीशन ने अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक दलाइल तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सिंध में पीने के पानी के मेयार से मुतालिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में पीने के पानी में इंसानी फुजला पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। कराची के 90% पानी के नमूने पीने के लिए नुकसानदेह हैं। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन अनवर बताएगा, सिंध में पीने के पानी के मेयार से मुतालिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात हुए हैं, मजीद क्या इंकशाफात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में आज टास्क फोर्स की जानिब से सिंध में पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई गई है। तो रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए, जिसमें बताया गया है कि 14 अजला में से 83% जो नमूने थे इंसानी जानों के लिए खतरनाक और मुज़र सेहत है। कराची की 90% पानी के नमूने पीने के लिए नुकसानदेह निकले हैं और कराची में जो पीने का पानी है उसमें इंसानी फुजले की एक बड़ी मिकदार पाई गई है। और इसके साथ साथ जो तो सबसे ज्यादा इंसानी फुजले के जो नमूने पाए गए हैं वो ठट्टा में 75% नमूने में इंसानी फुजला पाया गया, जबकि लाड़काना में 88% पानी सेहत के लिए गैर महफूज है और 60% नमूने में जो है वो इंसानी आज़ा उस इंसानी फुजले के पाया गया है। और इसमें जो मजीद इंकशाफात भी किए गए हैं। इसके साथ साथ जो अस्पतालों में और सबसे कम जो इंसानी फुजला पाया गया है वो थरपारकर के पानी में पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर में सबसे कम इंसानी फुजले के जो नमूने हैं वो टेस्ट में सामने आए हैं। और सिंध के अस्पतालों की हालत भी इसमें बताया गया कि काफी अबतर है। 14 अजला के 71 अस्पतालों में जो नमूने हासिल किए गए हैं और 88% नमूने जो है मुज़र सेहत निकले हैं। यानी अमीन, आप हमें बता रहे हैं कि कराची के 90% पानी के नमूने पीने के लिए नुकसानदेह है। ये कराची के शहरियों के लिए खबर है। न सिर्फ कराची, सिंध भर में यही सूरत हाल है। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, इससे मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो 90% नमूने हासिल किए गए हैं वो न सिर्फ इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह थे, जबकि 33% नमूनों में इंसानी फुजला पाए गए हैं। और उसके साथ साथ हैदराबाद की अगर बात करें तो उसमें 42% नमूने जो है वो जिनमें इंसानी फुजला पाया गया है। उसके साथ साथ जामशोरों में 36%, टंडो मोहम्मद खान में 30% नमूनों में इंसानी फुजले के फुजला पाया गया है। टंडो अलायार में 23%, बदीन में 33%, मीरपुर खास में 28% नमूनों में जो है इंसानी फुजले के अज्जा शामिल थे। और सबसे कम जो है वो इंसानी फुजला थरपारकर के पानी में पाया गया है। और अस्पतालों की हालत भी अबतर बताई गई है। पीने का साफ पानी वहाँ पे असर नहीं है। आज कमीशन में ये रिमार्क भी दिए गए कि जो टैंक है खासतौर पर सरकारी अस्पतालों के, वहाँ पर छिपलियाँ पाई गई हैं। और उसके साथ साथ जो 2 सेक्रेटरीज आज पेश हुए हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है किसी के खिलाफ कार्रवाई का। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनमें उन्हें इख्तियार नहीं दिया गया कि वो किसी जिम्मेदार के खिलाफ तायुन करें, ताकि वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ लेकिन अमीन, इस रिपोर्ट से ये लगता है कि ये पानी पीने के लिए तो इस्तेमाल करना दूर की बात, ये तो डेली यूज के लिए भी ये पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसकी सूरत है। और कारकर्दगी सिर्फ रिपोर्ट की हद तक ही नजर आई है, लेकिन अभी अमली इकदाम जो है वो नजर नहीं आए हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह आप कराची की सूरत हाल से आगाह करें कि पानी के नमूनों में 33% नमूनों में इंसानी फुजला पाया गया है, हैदराबाद में 42%। ठट्ठा की क्या सूरत हाल है? ठट्ठा में 75% पानी के नमूनों में इंसानी फुजला पाया गया है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो इंसानी फुजले के अज्जा पाए गए हैं वो ठट्टा में रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ठट्टा में सबसे ज्यादा इंसानी फुजले के जो अज्जा हैं वो शामिल हैं। उसके साथ साथ जो कम मिकदार इसकी बताई गई है वो थरपारकर में, जहां पानी की शदीद किल्लत होती है, इंसान और जानवर एक ही घाट पर थरपारकर में आप बता रहे हैं सूरत हाल निस्बतन सिंध भर से बेहतर है। अमीन हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। सुलेमान, ये रिपोर्ट हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं और इंतहाई तशवीशनाक बातें इसमें सामने आई हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे वाटर बोर्ड का क्या कहना है इस रिपोर्ट से मुतालिक? देखिए जी, वाटर बोर्ड का तो यही कहना है कि वो पानी में केमिकल मिलाते हैं और क्लोरीन, जिससे पानी को साफ किया जाता है या उसे पीने के काबिल बनाया जाता है। लेकिन 1 माह में 1 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा का क्लोरीन इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये क्लोरीन इस्तेमाल होता तो ना तो निगलेरिया जैसे अमराज फैलते, ना फिर दीगर वबाई अमराज। और गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान 2 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बने और
اس کی جو ذمہ داری ہے وہ واٹر بورڈ پر یوں ہے کہ جب پانی کے نمونے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ پانی کے اندر کلورین سرے سے شامل ہی نہیں تھا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر میں 40% کی لگ بھگ آبادی ایسی ہے جو کہ ہائیڈرنٹ سے پانی لیتی ہے, اور جو واٹر بورڈ کے جو ہائیڈرنٹس ہیں جب ان کے بھی نمونے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی جو پانی آتا ہے جو ٹینکر کے ذریعے شہریوں کو مہیا کیا جاتا ہے اس میں بھی کلورین نہیں ہوتا. تو یہ جس طرح سے رپورٹ سامنے آئی ہے واٹر کمیشن کی, واٹر بورڈ جو کراچی کو پانی فراہم کرنے والا واحد ادارہ ہے وہ شہریوں کی جانوں سے کھیلنے پر تل گیا ہے. اور جو یہ نئے ایم ڈی واٹر بورڈ ہیں انہیں بھی کوئی خاصا تجربہ نہیں ہے اس امور کو چلانے کے لیے, اور آج بھی انہوں نے جس طرح سے واٹر کمیشن میں پیش ہو کر کراچی کے حوالے سے بتایا ہے اسی طرح کی رپورٹنگ ہم کرتے رہے ہیں. اور گزشتہ چند دنوں میں بے تحاشا اس طرح کے واقعات رونما ہیں کہ وبائی امراض پھیلے ہیں, اور واٹر بورڈ نے کچھ بھی نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ وہ پریس ریلیزز جاری کر کے یہ بتاتے ہیں کہ تردید کرتے ہیں اور پانی جو ہے وہ استعمال کے قابل ہے اور لوگ اسے استعمال کریں. لیکن جو نمونے لیے گئے ہیں مختلف علاقوں سے جس میں پوش علاقے شامل ہیں, KDA کے, گلستان جوہر کے, وہاں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو پانی شہریوں کو فراہم کیا جاتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں. آپ نے جس طرح بتایا سلمان سعادت خان کے ایم ڈی واٹر بورڈ بھی ابھی اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے اس تمام تر معاملے میں, اب یہ سنگین انکشافات سامنے آ گئے ہیں, انتظامیہ کی جانب سے اب کیا ایکشن لیا جائے گا؟ اور اب واٹر بورڈ کی اگر بات کی جائے تو واٹر بورڈ کس طرح سے اس صورتحال کو ٹیکل کرے گی؟ دیکھیں جی, واٹر بورڈ تو صرف اسی طرح سے صورتحال کو ٹیکل کر رہا ہے کہ جب کوئی خبر ان کے خلاف نشر ہوتی ہے یا اس طرح سے انکشافات سامنے آتے ہیں تو وہ اس کی تردید جاری کر دیتے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل بھی میری اعلیٰ حکام سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جس طرح سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں اور نمونے وقتاً فوقتاً لیے جا رہے ہیں, اور اس میں بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ واٹر بورڈ کی نااہلی ہے کہ وہ جس کا کام ہے کہ کلورین شامل کیا جائے یا جو دیگر ایسے کیمیکل جس سے اس کو پمپ کرنے کے بعد پانی جب لائنوں میں آتا ہے تو وہ صاف ہو, اور جب ٹیپ واٹر لوگ استعمال کریں تو بیماریاں نہ ہوں. اور گزشتہ 2 سے 3 ہفتے کے دوران بے تحاشا لوگ جو ہے وہ جو کراچی کے ٹھیک ہے. سلمان سعادت خان ساتھ ہی رہیے گا. ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں پینے کے پانی کے معیار سے متعلق ٹاسک فورس کی رپورٹ میں سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں. کراچی کے 90% پانی کے نمونے پینے کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے. کراچی میں پینے کے پانی میں انسانی فضلے کی بڑی مقدار پائی گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو. جام خان شورو صاحب, اس رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں سندھ کے شہریوں کے لیے, خاص طور پر حیدرآباد اور کراچی کے. کیا اقدامات کیے جائیں گے اب اس پر؟ دیکھیں, اس دفعہ بجٹ میں نے یہ رپورٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں کوئی شاید نئی رپورٹ آئی ہے. اس دفعہ بجٹ میں حیدرآباد اور کراچی کے لیے فلٹر پلانٹس رکھے گئے ہیں, اس پر فلٹر پلانٹس کی اپ گریڈیشن رکھی گئی ہے جس طرح سے وہاں پہ پراپر کلورینیشن اور ماڈرن طریقے سے جو انتظامات ہو سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو گورنمنٹ نے اس بجٹ میں اناؤنس کیے ہیں اور رکھے ہیں اس پانی کو فلٹر کرنے کے لیے اور بہتر طریقے سے. لیکن فوری طور پہ جام خان شروع صاحب, قطع کلامی کی معذرت, فوری طور پر آپ ہمیں بتائے گا کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ فوری طور پہ ہی میں بتا رہا ہوں اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں کراچی اور حیدرآباد کے فلٹر پلانٹس کی اپ گریڈیشن کے لیے. اس کا آغاز کب کیا جائے گا اس کام کا؟ دیکھیں, بجٹ اپروو ہو گئی ہے, اسمبلی نے اپروو کر دی ہے بجٹ اسمبلی نے, اور انشاءاللہ اسی سال کے اندر ان پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کیا جائے گا. اور ہماری کوشش یہ ہوگی اسی سال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جام خان شور صاحب, لیکن اگر کراچی کی بات کی جائے 90% پانی کے نمونے پینے کے لیے نقصان دہ ہیں. کراچی میں بڑی آبادی رہتی ہے. حیدرآباد کی بات کی جائے 42% نمونوں میں انسانی فضلہ پایا گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کچھ جلد از جلد اقدامات کرنے چاہیے؟ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. جی, اسی بنیادوں کے اوپر اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ اپ گریڈیشن بھی رکھی گئی ہے. اسی وجہ سے ایک نیا فلٹر پلانٹ بھی حیدرآباد میں رکھا گیا ہے کہ جلد سے جلد ان کی اپ گریڈیشن کمپلیٹ کر کے اور جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کمیشن کی سماعتیں چند ماہ سے جاری ہیں جام خان شورو صاحب, یہ ایمرجنسی بنیادوں پہ ہونے والا کام ہے. ہمارے پاس اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو واٹر بورڈ کے ہائیڈرنٹس ہیں ان میں بھی جو پانی ہے اس میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے. کراچی کے شہری کافی تشویش کا شکار ہیں یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد. کمیشن کی ہیئرنگ ہوتی ہے, ہمارے آفیشلز وہاں پہ جاتے ہیں, کمیشن کی ریکمنڈیشن کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کو مطمئن کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ فلٹر پلانٹ, یہ اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے جس سے اس صورتحال پہ قابو پایا جا سکے.
लेकिन हम आपसे, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं इस मौके पर, ये ज़रूर जानना चाहेंगे जाम खान शोरो साहब, पिछले कई साल से सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है और ये आज जो सूरत हाल सामने आई है इसकी काफ़ी हद तक जिम्मेदारी ये ज़रूर कहा जाएगा कि आप लोगों पर आती है। आपने पिछले इतने सालों में कराची के शहरियों के लिए साफ़ पीने के पानी, ना कि ये तो पीना तो दूर की बात है, तो आमतौर पर इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता घर में, क्या इक़दाम किए गए हैं आपकी जानिब से? देखिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च की है कराची शहर में पानी के लिए, कभी भी माजी की किसी भी गवर्नमेंट ने 2008 तक मुशर्रफ के दौर में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, कोई फिल्ट्रेशन का प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुआ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसने K4 का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसने पिटरी को भी रिहेबिलिटेट किया है। ये हमारी गवर्नमेंट है जिसने धाबे जी को भी रिहेबिलिटेट किया है। हम कर रहे हैं जो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं प्रोजेक्ट। 65 MGD का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, 100 MGD के प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट है जो हमने आके लॉन्च किए, एक दिन में प्रोजेक्ट नहीं बनते, माजी की किसी हुकूमत ने नहीं किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके किए जो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। ये वो इक़दाम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती है, ये फिल्टर प्लांट एक दिन में नहीं बनते, माजी की गवर्नमेंटों ने नहीं बनाए, ये हमने आके काम शुरू किए हैं। इस दफा भी जो कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जाम खान शोरो साहब, 9 साल से आपकी हुकूमत है, 9 साल में से क्या किया जा सकता है? आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीवरेज का पानी पीने के पानी से मिल कैसे रहा है? अगर लाइनें जो कि बहुत पुरानी है उनकी तब्दीली के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं और कितने साल से उनके काम नहीं हो पाया? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये सारी अपग्रेडेशन का काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके शुरू किया है। मैं 100 MGD का मनसूबा कभी भी माजी में किसी ने नहीं बनाया, हमने आके बनाया और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। K4 का मनसूबे के ऊपर काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। 65 MGD का हमारा प्रोजेक्ट उसके अंदर है। जाम खान शोरो साहब, जो बातें आप कह रहे हैं वो अपनी जगह पर, जो रिपोर्ट में हकाइक सामने आए हैं वो हम आपके सामने और नाजरीन के सामने रख रहे हैं। उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि कराची के 90% पानी के नमूने पीने के लिए नुकसानदेह हैं, उसमें इंसानी फजला शामिल है। 50 साल पुरानी लाइनें हैं, किसी ने रिप्लेस नहीं की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी। और 9 साल में आपने कितना ध्यान दिया इन 50 साल पुरानी लाइनों पे? वही बता रहा हूँ, ये सारे वो प्रोजेक्ट है जो हमने लॉन्च किए हैं, हम काम कर रहे हैं और कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। जहां जहां पे लकुनाज हैं, जहां जहां पे फिलाज हैं, उनके ऊपर भी। लेकिन जाम खान शोरो साहब, रिपोर्ट में तो अब ये संगीन इंकशाफात सामने आए हैं, लेकिन पिछले कितने अरसे से ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये सब हो रहा है। 90% पानी के नमूने पीने के लिए नुकसानदेह हैं, इंसानी फजले की बड़ी मिकदार पाई गई है सिंध के बड़े छोटे शहरों में। तो ये कब से हो रहा है? कब से इतना नुकसानदेह पानी कराची के वासियों को, लाड़काना, ठट्ठा, हैदराबाद के शहरियों को मिल रहा है? देखिए, कभी भी 50 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम नहीं किया, हमने आके काम किया। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा कराची शहर में 50% काम नजर नहीं आ रहा जाम खान शोरो साहब, रिपोर्ट में काम नहीं नजर आ रहा आपका, जिस तरह आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ K4 का हमने आके लॉन्च किया। हमने देखा कि World War II की मशीनें लगी हुई है धाबे जी के ऊपर, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने वो मंसूबा के। अच्छा जाम खान शोरो साहब, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए हैं, कौन कौन से मंसूबे, जरा नाम बताएंगे आप उनके? की बात तो मैं बता नहीं पाऊंगा। जाम खान शोरो साहब, एक बात हमारे नाजरीन को बताएगा, आप जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं साफ पीने के पानी के लिए, जरा उनके नाम बताएंगे, उन मंसूबों के नाम, प्रोजेक्ट्स के नाम? मैं बता रहा हूँ, धाबे जी की रिहेबिलिटेशन हमने की है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है। पिपरी जहाँ पे कराची शहर को पानी आता है उसकी रिहेबिलिटेशन हमने की है, कंप्लीट होने जा रही है। K4 का मंसूबा हमने लॉन्च किया है, किसी और ने लॉन्च नहीं किया। 100 MGD का मंसूबा जिसमें मशीनें रिप्लेस हो रहे हैं धाबे जी के ऊपर जो रिमेनिंग है वो भी हम लॉन्च कर चुके हैं, किसी और ने लॉन्च किए गए हैं। कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिनसे पानी फराहम किया जा रहा है शहरियों को? जी, मैं उन मंसूबों की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पुराने फिल्टर प्लांट्स थे जो 65 के बने हुए थे, किसी ने उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया। इस दफा हमने बजट में डाला है, उनको रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं जिसमें प्रॉपर नमूने से क्लोरिनेशन हो सके और बेहतरी आ सके। अब आ जाए 50 साल पुरानी लाइन रिप्लेस करने का। जो पुरानी शहर में लाइनें डली हुई थी, किसी ने उनको रिप्लेस नहीं किया, किसी ने सोचा भी नहीं। जाम खान शोरो साहब, आप 50 साल पुरानी बात करें और 9 साल से आपकी हुकूमत है, आप लोगों ने कौन से मंसूबे हैं जो फिर मुकम्मल हुए, जो कंप्लीट हुए? मंसूबे गिनवाए हैं मैंने, कराची शहर के 15 जो कंप्लीट हुए, जिनके बाद इक़दामात नजर आए। ये मैं बता रहा हूँ, जो 15 मंसूबे हमने शुरू किए कंप्लीट, मैं आपको नाम गिनवा रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन धाबे जी की पुरानी मशीनें हमने रिप्लेस की हैं, आप जाके देखें। किन किन इलाकों में, एक बार रिपीट कीजिएगा जाम खान शोरो साहब, सीवरेज लाइनें किन किन इलाकों में आप लोगों की जानिब से ठीक करवाई गई हैं?
देखिए मैं आप देखिए सीवरेज के ऊपर का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, जिस तरह पानी ट्रीट करके समंदर में हम छोड़ें। अब आप कहेंगे किसी गली के अंदर अगर पानी की लाइन लीक है, यकीनन ये प्रॉब्लम है। कराची इतना मेगा सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। बहरहाल जाम खान शोरो साहब, कराची और सिंध भर के शहरियों में इंतहाई तशवीश पाई जाती है जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, जब से टास्क फोर्स की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है। इसमें संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत इस पर गौर करेगी और जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। वज़ीर बल्दियात सिंध JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने तहकीकात के लिए बरतानिया में अपने कज़न की फ़र्म की खिदमात हासिल करने की तस्दीक कर दी है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ और जंग अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और DIG के JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने तस्दीक की है कि JIT की तहकीकात के लिए जिस बरतानवी कानूनी फ़र्म को इस सॉलिसिटर की खिदमात हासिल की गई थी वो उनके फ़र्स्ट कज़न अख्तर राजा की मिल्कियत है। कानूनी फ़र्म की खिदमात हासिल करने के लिए पस मंज़र से आगाह करते हुए वाजिद ज़िया ने वजाहत की कि ये अंदाज़ा लगाते हुए कि JIT के पास मुश्किल टास्क फोर्स के हसूल महदूद वक्त के लिए हैं, इस बात का फ़ैसला किया गया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत से मामूल के हुकूमती तरीक़ाकार से इस्तिस्ना तलब किया जाए, क्योंकि इससे बहुत वक्त सर्फ होता है। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करके JIT ने अमल दरामद बेंच के मुअज़्ज़ज़ जजेस से दरख्वास्त की थी कि ज़ाब्तों की रस्मी कार्रवाई से JIT को मुस्तस्ना कर दिया जाए। नतीजे के तौर पर अदालत ने 11 मई 2017 को अपने हुक्म से JIT के सरबराह को इजाज़त दे दी थी कि उसे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर समझा जाए। एक और अहम खबर, अहम मामला, रावल डैम में जहरीला मवाद मिलाए जाने से हजारों मछलियां मर गई हैं। 3 दिन से मछलियां मरने का सिलसिला जारी है। इतलात के मुताबिक हजारों टन मछलियां मर चुकी हैं। महकमा फिशरीज की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मछलियों के गैर कानूनी शिकार और कश्ती रानी से रोकने पर एक माफिया ने जहर मिलाया है। रावल डैम से रावलपिंडी को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आमना आमिर, ये FIR में मौक़िफ़ है कि मछलियों के गैर कानूनी शिकार और कश्ती रानी से रोकने पर एक माफिया की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है और रावल डैम में जहर मिला दिया गया है। आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये जो FIR कटी है उसमें बिल्कुल यही मौका अख्तियार किया गया कि रावलपिंडी में जहर मिला दिया, रावल डैम में जहर मिला दिया गया है, जिसकी वजह से मछलियां बड़ी तादाद में जो है वो मर गई हैं। दूसरी तरफ यह है कि इस वक्त भी जो है वासा हुकाम, इंतजामिया, रावल डैम इंतजामिया और तमाम का जो मुश्तरका इजलास है वो इस वक्त भी रावल गेस्ट हाउस है रावल डैम पे, जहाँ पे वो जारी है। और यहाँ पे आर्जी तौर पर जो रावलपिंडी को सप्लाई जाती थी 24 मिलियन गैलन की डेली की सप्लाई थी वो वाटर की, वो बंद कर दी गई है। और ये बड़े इलाके हैं जहाँ पर सेकेंड टाउन है, सदर का इलाका है, ढोकरता और दीगर इलाके हैं जिनको पानी की सप्लाई सिर्फ रावल डैम से जाती थी, वो फिलहाल मुअत्तल की गई है। और अभी जो है उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि आया ये पानी में जहर मिलाया गया, अगर जहर था तो उसकी क्या किस्म थी। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ अगर मैं इस वक्त भी रावल डैम पे मौजूद हूँ तो एक चीज़ देखने में आ रही है कि ज़्यादातर जो मछली मरी है वो एक ही किस्म की मछली जो है मरी है, जबकि रावल डैम में मुख्तलिफ इकसाम की मछली है। उसके अलावा यहाँ पे जो बतखें होती हैं, डक्स, जो ये यहाँ पे रावल डैम में पाली की होती हैं, वो भी पानी में रही है। और अगर ऐसा जहर मिलाया गया तो जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं उनकी जो भैंसें हैं वो भी पानी पी रही हैं, तो आया उनको इफेक्ट नहीं किया या फिर ये कौन सा ऐसा जहर था? तो इस हवाले से अभी तक उसकी तहकीकात हो रही हैं और इस हवाले से कमेटी का जो है इजलास अभी तक जारी है। लेकिन फिर फौर जो किया गया इकदाम वो किया गया है, रावलपिंडी जाने वाला जितना भी पानी था यहाँ से डेली बेसिस पे लिया जाता था उसको सप्लाई को मुअत्तल किया गया है। अच्छा आमना आमिर, जिस तरह आप बता रही रावल डैम से रावलपिंडी को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है, तो हुक्काम की जानिब से जो इजलास किया गया है कोई ऑल्टरनेटिव प्लान दिया गया है, क्या बताया गया है? अभी फिलहाल उनका ये कहना है कि फौरी तौर पे हमने पानी की जो सप्लाई है वो मुअत्तल की है। रावलपिंडी में जैसा कि मुख्तलिफ सिस्टम है पानी का, ट्यूबवेल्स भी होते हैं और रावल डैम की सप्लाई भी होती है, लेकिन जहाँ पे ट्यूबवेल है वहाँ पे रावल डैम पानी की सप्लाई नहीं होती। जहाँ पे रावल डैम की सप्लाई थी वो इलाके सदर या वो थे, वहाँ पे थोड़ा सा ये अभी फौरी तौर पे तो ये नहीं कह सकते बहुत शॉर्टेज होगी, लेकिन अगर ये बंद रहा तो पानी की वाटर सप्लाई की शॉर्टेज हो सकती है। उन्होंने कहा कि टेम्परेरी तौर पर बंद है, अभी थोड़ी
دیر بعد میٹنگ ختم ہوگی جس کے بعد یہ کلیئر کیا جائے گا کہ آیا یہ پانی کتنے دن تک. رپورٹ آنے پر پانی کی فراہمی بحال کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن جب اب تک تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس پانی میں صرف ایک قسم کی مچھلی یہ زہر ملائے جانے کے بعد مبینہ طور پر مری ہے. اس کے علاوہ وہاں پر بطخ بھی موجود ہے اور جو دیگر جانور پانی پیتے ہیں راول ڈیم کے پانی سے ان کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. آمنہ عامر آپ تفصیلی طور پر آگاہ کر رہی تھی, بہت شکریہ آپ کا. ملک کے بیشتر شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. حیدرآباد میں بارش کے دوسرے روز بھی بیشتر علاقوں سے پانی نکالا نہ جا سکا. خوزدار میں ممکنہ شدید بارشوں کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں بارش ہو رہی ہے تو کہیں بارش کا سلسلہ تھم جانے کے بعد موسم صاف ہے. حیدرآباد میں گزشتہ شب ہونے والی بارش کے بعد متعدد علاقوں سے پانی نہیں نکالا گیا. شہر کے متعدد علاقوں میں جگہ جگہ گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بدین میں بھی وقفے سے ہونے والی بارش کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. ہیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران پیدا ہونے والی خرابیوں کے باعث بجلی معطل ہے جسے جلد بحال کر دیا جائے گا. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ایک بار پھر بادل برسنے لگے. حافظ آباد گجرانوالہ میں وقفے سے ہونے والی بارش سے مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو کر رہ گئی. بلوچستان کے مشرقی علاقوں شیرانی, موسیخیل, رکھنی, کوئی سلیمان میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے. سیلابی ریلوں کی وجہ سے کئی رابطہ سڑکیں اور پھلدار درخت بہہ گئے جس سے زمینداروں کو سخت نقصان پہنچا ہے. خوزدار میں ممکنہ شدید بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ندی نالوں کے قریب رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. مری اور ملکہ علاقوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. بڑی تعداد میں سیاح دلکش موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملکہ کوہسار پہنچے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان کے اضلاع میں موسم صاف ہے. اسکردو میں بارش لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہونے والے گلگت اسکردو روڈ تیسرے روز بھی بند ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3-4 روز میں کراچی سمیت ملک کی ساحلی پٹی پر بارش کا امکان ہے. کراچی سے انیبا ضمیر شاہ کی رپورٹ. محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر کراچی میں بارش کی گھنٹی بجا دی. ڈی جی میٹ ڈاکٹر غلام رسول کا کہنا ہے کہ بارش برسانے والا نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہو چکا ہے. امکان ہے کہ اگلے 3-4 روز میں کراچی سمیت ملک کی ساحلی پٹی پر وقفے سے بارش ہو جائے. 3-4 روز تک سندھ, بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش کا باعث بنے گا اور کراچی سمیت ساحلی پٹی پر بھی بارشیں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اگلے 3-4 روز تک سندھ اور بلوچستان میں بارش وقفے سے ہوتی رہے گی. ڈاکٹر غلام رسول کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. تیز بارش والے علاقوں میں مقامی ندی نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے جس میں ندی نالے خاص طور پہ بلوچستان کے قابل ذکر ہیں. تو اس سلسلے میں وارننگ اور ایڈوائزری ایشو کی جا چکی ہے. بارش برسانے والا نیا سلسلہ 3 سے 4 روز تک بارش کا باعث بنے گا. انیبا ضمیر شاہ, جیو نیوز, کراچی.